हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको बताना है बर्तन बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उसका सोल्डर का नहीं किया जाता। इसको किसी भी बॉडी को जोड़ने के लिए टाँके लगाने के में प्रयोग किया जाता है सोल्डर का, ठीक है। बाकी पीतल, ड्यूरेलिमिन और जर्मन सिल्वर, ठीक है, इन सब का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि पीतल, देखिए पीतल किसका मिश्रण होता है, एक कॉपर और जिंक का। ये कई बार पूछा हुआ है, देखिए नीचे ही पूछा हुआ है, ठीक है। ड्यूरेलुमिन एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल का होता है का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है, जबकि सोल्डर का प्रयोग जोड़ों में टाँका लगाने में होता है। पीतल मिश्रण आपको बताना, पीतल मिश्रण है तो इसका टिक होता है पिताजी। ध्यान रखिएगा क्या होता है पिताजी। पी से क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। तैसे तांबा, जैसे जिंक, तो तैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तांबा हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो तांबा और जिंक, जिंक को ही क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तांबा और जिंक या जस्ता कौन सा ऑप्शन में है, डी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अब देखें अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील किन अयों का मिश्रण, आपको बताना जो स्टेनलेस स्टील होता है ये किसका मिश्रण होता है। तो ये किसका मिश्रण होता है, ये होता है लोहा, निकिल और क्रोमियम का। किसका मिश्रण होता है, लोहा और क्रोमियम। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जंग से बचने के लिए कौन सा मटेरियल मिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यही क्रोमियम को मिलाया जाता है, ठीक है। जंग से बचने के लिए किसको मिलाया जाता है, क्रोमियम को ही मिलाया जाता है। देखिए स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल, क्रोमियम से मिलकर बनता है। क्रोमियम का प्रयोग दाग रहित स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। ये भी अलग से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बर्तन जो बनाया जाता है उसमें जंग ना लगे, उसमें कौन सा मटेरियल मिलाया जाता है, तो क्रोमियम को ही मिलाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अयस्क तथा एवं धातु कर्म। इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। सबसे शुद्ध लोहा क्या होता है, ये होता है पिटवा लोहा होता है। क्या होता है, पिटवा लोहा, जिसे हम लोग राट आयरन कहते हैं। पिटवा लोहा इसमें सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। और सबसे खराब लोहा पूछे तो ढलवा लोहा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए पिटवा लोहा या गढ़ा हुआ लोहा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राट आयरन, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.1% से कम होती है। लोहे की शुद्धता को उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना शुद्ध लोहा होगा। और सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा हो गया। अगर सबसे खराब लोहा पूछे तो कौन हो जाएगा, ढलवा यानी कास्ट आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज। आपको बताना है इसमें से कौन एक गैर धात्विक खनिज है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए ये होता है पायरोफाइलाइट, ठीक है। क्या होता है, पायरोफाइलाइट एक गैर धात्विक खनिज है। बाकी क्रोमाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट होता है। इसके बारे में यहाँ से देख लीजिए। देखिए भारत में पाए जाने वाला गैर धात्विक तत्व पायरोफाइलाइट है। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में है। तथा भारतीय खान ब्यूरो, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नागपुर। ये भी ध्यान रखिए, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है, नागपुर में है। भारत में बॉक्साइट और क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है। हेमेटाइट यह लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्नालाइट, ठीक है। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है। आपको बताना कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है। तो किस धातु का अयस्क है, ये पोटेशियम का होता है। किसका होता है, पोटेशियम का अयस्क होता है। देखिए कार्नालाइट KMgCl3 6H2O पोटेशियम धातु का अयस्क है। तथा कार्नेलाइट मरकरी Hg धातु का अयस्क है। देखिए कार्नालाइट जब पूछेगा तो पोटेशियम का हो जाएगा। कार्नेलाइट अगर कहेगा, देखिए इसमें कार्नालाइट है, इसमें कार्नेलाइट है, ये मरकरी का अयस्क होता है। इतना डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? आपको बताना है किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। तो किसके प्रयोग से की जाती है? ये विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण द्वारा। ठीक है, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन का एक प्रकार है। फ्यूज्ड अवस्था में धातुओं के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड विद्युत रूप से इस विधि का उपयोग करके कम कर दिए जाते हैं। धातुओं को कैथोड पर निकाला जाता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम जैसे कुछ धातुएं विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कैलामाइन। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, कैलामाइन का एक अयस्क है, तो कैलामाइन किसका अयस्क होता है आपको बताना है। ठीक है, तो किसका होता है? ये जस्ता का, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं। कैलामाइन एक का एक अयस्क है, तो जस्ता का एक अयस्क होता है कौन? कैलामाइन, हम जिसको जिंक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ तत्व दिए हैं जिसके अयस्क दिए हैं। जैसे टिन का क्या होता है? कैल्सीटेराइट होता है। मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट, एप्सम, केसेराइट, साल्ट, किजेराइट। जस्ता का होता है जिंक ब्लेड, कैलोमाइन, जिंकाइट। तो कैलोमाइन ध्यान रखिएगा। कापर का क्यूप्राइड, एजोराइट, कैल्कोपायराइट, इसको ध्यान रखिए। कैल्कोपायराइट किसका होता है? कापर का होता है मैलाकाइट। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताना है। तो एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का क्या नाम है? तो यह है बॉक्साइट। ऐसे भी पूछता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट Al2O3 2H2 है। इसके अन्य अयस्क क्रायोलाइट, कोरेडम, डायस्पोर, जबकि गैलेना लेड का होता है। ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है। आपको सीधे सीधे ऐसे याद रखना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का होता है। गैलेना किसका होता है? लेड का होता है। कैल्साइट कापर का होता है। कैलेमाइन जिंक के अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट किसका अयस्क है? आपको बताना है मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का होता है। एक पेज पे आप सबका अयस्क लिख डालिए, वहाँ से एक दो बार पढ़ते रहिए, आपको याद हो जाएगा। मोनोजाइट थोरियम का एक प्रमुख अयस्क है। यह केरल के मालाबार के समुद्री तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विश्व का 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फार्मूला इसमें कौन सा होगा? तो मैग्नेटाइट का फार्मूला होगा Fe3O4। ये सब लोहे के अयस्क होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब किसके होते हैं? लोहे के अयस्क होते हैं। और मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है। देखिए मैग्नेटाइट लोहे का एक प्रमुख अयस्क है जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। लोहे का अन्य प्रमुख अयस्क हेमेटाइट। ठीक है, अब इसमें एक एक घटा दीजिए। जैसे यहाँ Fe3 था तो यहाँ Fe2 हो जाएगा, O4 था तो O3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हेमेटाइट हो जाएगा। 138 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। देखिए अब इसमें देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 बहुलक। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? आपको बताना है किन विकल्पों में से केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। तो किसमें है? देखिए ये बैकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। देखिए बैकेलाइट तथा इपॉक्सी रेसिन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मोड़ने पर टूट जाता है। इस पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है। इसको बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसे गर्म करने पर केवल एक बार आकृति में ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अन्य उदाहरण मेलामाइन भी है। तो ध्यान रखिएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? इसको एक बार सेट होने पर पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और ये कौन होता है? बैकेलाइट तथा इपॉक्सी रेसिन होता है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी वुड पल्प से किया जाता है? आपको बताना है इसमें किसका निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प जिसको बोलते हैं से किया जाता है। तो किसका किया जाता है? ये रेयान। रेयान का जो निर्माण है किससे किया जाता है? काठ की लुगदी से किया जाता है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, रेयान का निर्माण काठ की लुगदी वुड पल्प से में किया जाता है। रेयान पुनर्जीवी सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। इसलिए वास्तव में यह न तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है और न ही एक प्राकृतिक तंतु है, यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में रेयान को कृत्रिम रेशे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? आपको बताना है सिंथेटिक फाइबर के संबंध में से निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा, देखिए, प्राकृतिक फाइबर से सस्ता होता है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? प्राकृतिक फाइबर से क्या होता है? सस्ता होता है, ये बात सही है। प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता, प्राकृतिक जो फाइबर होते हैं इससे क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ, प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ नहीं, अधिक टिकाऊ होता है। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ होता है, यही इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान होता है, ये भी क्या है? सही है। तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसी के बारे में लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? ये भी क्वेश्चन अभी इसके पहले वाली वीडियो में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए भी देखिए, यूपी TSS 2022 वाले में ही क्वेश्चन सेम पूछा गया था। तो कौन सा होता है? इसका टेफ्लॉन होता है। क्या होता है? टेफ्लॉन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? आपको बताना है कि कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है? आपको बताना है। तो कौन सा जाना जाता है? रेयान। इसके बारे में भी पढ़े हैं। रेयान क्या होता है? एक कृत्रिम सिल्क होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बारे में देख लीजिए। रेयान सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, इसलिए यह न तो पूर्णतः कृत्रिम है और न ही पूर्णतः प्राकृतिक है। ये भी ध्यान रखिएगा, यह अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में रेयान को कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? आपको बताना है इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है। तो इसमें कौन सा थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा? बैकेलाइट। ठीक है, बैकेलाइट क्या होता है? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाता है। देखिए कह रहा है दिए गए विकल्प में बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, इन्हें इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इन्हें पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं किया जा सकता है। इन्हें ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी माना है, जो कि सीधे सीधे गलत है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकेलाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? आपको बताना है प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही? देखिए यह एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्या होगा? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यही बात क्या है? सही है। यह एक कृत्रिम बहुलक है। जब प्राकृतिक बहुलक है तो कृत्रिम बहुलक होगा नहीं। यह एक बहुलक नहीं है लेकिन इसमें लोचदार गुण होते हैं, बहुलक होता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते, लोचदार गुण भी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक रबर, जिसे भारतीय रबर भी कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रबर किसके बहुलक होते हैं? आइसोप्रीन के। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किसके बहुलक होते हैं? आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक भी है। इसमें लोचदार गुण, यानी लोचदार गुण मतलब इसमें लचीलापन होगा, ठीक है, का गुण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम पढ़ाएं। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी पूछता है, तो इसमें पूछा नहीं जाना जाता है, तो किसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। तो किसको नहीं जाना जाता, आर्गन को नहीं जाना जाता है। बाकी मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, इसके साथ वाष्प को, ये सब क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है, आपको सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैसों को याद कर लेना है। 4-5 होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन, यही सब ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ध्यान रखिएगा, आर्गन ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेंट में उपयोग किया जाता है। आपको बताना कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो घरेलू रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ये फ्रेऑन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये फ्रेऑन होता है जो घरेलू रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट का उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग खाद्य पदार्थों का प्रिजर्वेशन, बर्फ जमाने, मेडिसिन, बस रेफ्रिजरेटर बस समझ लीजिए फ्रिज को ही बोला जाता है, वही चीज़ कह रहा है ये। ठीक है, 147 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं 148 नंबर। देखिए, डिटर्जेंट को के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है डिटर्जेंट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किस रूप में परिभाषित किया जाता है, एक तरल पृष्ठ संक्रियक। ठीक है, एक तरल पृष्ठ संक्रियक के रूप में डिटर्जेंट को परिभाषित किया जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। डिटर्जेंट को एक तरल पृष्ठ संक्रियक, लिक्विड सरफेक्टेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। डिटर्जेंट एक पानी में घुलनशील सफाई एजेंट है जो अशुद्धियों और गंदगी के साथ मिलकर उन्हें अधिक घुलनशील बनाता है। यह कठोर पानी में लवण के साथ मैल नहीं बनाने के कारण से अलग होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा कर्कटजनक रसायन से होता है। आपको बताना कर्कटजनक रसायन से होता है। तो क्या होता है, कैंसर होता है। कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कर्कटजनक रसायन से कैंसर रोग होता है। कैंसर कोशिकाओं के एक समूह के अनियंत्रित वृद्धि। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है कैंसर किसके कारण होता है, वहाँ कई ऑप्शन दिया रहता है। ध्यान रखिए, कैंसर जो होता है कोशिकाओं के एक समूह के अनियंत्रित वृद्धि से, ऐसे कह सकते हो, कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से होता है। ठीक है, रोग आक्रमण तथा अरूपांतरण से होता है। कैंसर के अनेक रूप हैं, जैसे ब्लड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बोन कैंसर, मुंह का कैंसर। ये सब क्या किसके कारण होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, कैंसर कहलाते हैं। और ये कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट तरासे डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। आपको बताना है कि जो डायमंड को तराशा जाता है उसमें जो रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण उसमें रंग होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण उसमें क्या होता है, रंग होता है। अगर प्योर डायमंड होगा तो उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। उत्कृष्ट तरासे हीरे में रंग अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण होता है। शुद्ध हीरे को दृश्य प्रकाश संचारित करना चाहिए और एक स्पष्ट रंगहीन क्रिस्टल के रूप में दिखाई देना चाहिए। हीरे में रंग जाली दोष और अशुद्धियों से उत्पन्न होता है। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो किसको किया जाता है भारी मशीनों में, ग्रेफाइट को किया जाता है। किसको किया जाता है, ग्रेफाइट को किया जाता है। किसको किया जाता है, ग्रेफाइट को किया जाता है। और ये भी ध्यान रखें, ग्रेफाइट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कार्बन का क्या होता है, अपर रूप होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय जालक सतह के रूप में होती है। इसका उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। मशीनों में कैसा होता है, शुष्क स्नेहक के रूप में यानी लुब्रिकेंट के रूप में होता है। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और ध्यान रखिए ये क्या होते हैं, जो कार्बन होता है अधातु होकर, कार्बन जो होता है क्या होता है, अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ये मात्र एक ऐसा ग्रेफाइट है, मात्र ग्रेफाइट ही एक अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये अपवाद है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है।
भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। एवं केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान ये कहाँ पे है, धनबाद में है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है, इसी के बारे में ही बता रहे थे। तो ये कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट। कार्बन का क्या होता है, अपर रूप होता है, विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। इसका प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। 53 के बाद देखते हैं 154। देखिए कार्बन की दो प्रमुख अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट होता है। एक और ध्यान रखिए फुलरिन भी होता है, ठीक है, जिसमें ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में और विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में तथा इसके चूड़ का उपयोग मशीनों में शुष्क संग्राहक के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा नहीं है, हीरा, ठीक है। ये कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और यह यौगिक नहीं है। ये कार्बन का प्ररूप होता है, ये किसी प्रकार का यौगिक नहीं होता है। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। ठीक, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 14 या द्वितीय आवर्त का एक तत्व है। हीरा यौगिक नहीं बल्कि कार्बन का एक अपर रूप है। ध्यान रखिएगा, जो हीरा होता है एक यौगिक नहीं होता है बल्कि कार्बन का क्या होता है, अपर रूप होता है। जो कार्बन का सबसे शुद्ध व क्रिस्टलीय रूप है। इसका निर्माण कोयले के रूपांतरण से होता है, अतः यह एक रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। एक ऐसा है, एक रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जल योजन या उदकन कहते हैं, ठीक है। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज से मिलता है तो उसे जल योजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जल योजन कहते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज से मिलता है तो उसे जल योजन या हाइड्रेशन कहते हैं। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, आपको बताना है। भोजन में जो रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, संरक्षण, यानी वो भोजन खराब ना हो इसी उद्देश्य से उसमें क्या मिलाया जाता है, रसायन मिलाया जाता है, ठीक है। देखिए भोजन में रसायन भोजन के संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है। एथिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने एवं उनके संरक्षण में होता है। ध्यान रखिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। इसका फार्मूला होता है C2H4। ये बहुत बार पूछा है। ग्लूकोज C6H12O6 का प्रयोग फलों, मिठाई, मुरब्बा आदि के संरक्षण में होता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग फलों के संरक्षण में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे पहला दूसरा तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको बताना है कि सिंथेटिक जो संश्लिष्ट अपमार्जक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट, इसमें कौन सा कथन इसके बारे में सही है। तो इसमें कौन सा है, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। यही वाला क्या है, सही है, ठीक है। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ क्या करता है, काम करता है, यानी दोनों के साथ झाग देता है। देखिए संश्लिष्ट अपमार्जक मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक साबुन की तुलना में पानी में आसानी से घुलनशील हैं। इनका उपयोग ऊनी वस्त्रों को आसानी से धोने में किया जा सकता है, जबकि साबुन ऐसा करने में कम सक्षम है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन अगर ऊपर वाला आप देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं पहले दूसरा वीडियो में कि उसमें क्या होता है, उसको क्लोरीनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण। हम बताएं कि पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो यही क्लोरीन क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है, ठीक है। तो इसको इसे क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। तो प्रोसेस का क्या नाम हो जाएगा, क्लोरीनीकरण हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 158 के बाद देखते हैं 159।
पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका क्लोरीनीकरण है। इस विधि में जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस अथवा ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है। सस्ते एवं प्रभावी होने के कारण बड़े पैमाने तथा घरेलू स्तर में पानी के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए एक उत्तम तरीका है। गांव घर में देखे होंगे जो छत पर टंकी लगी रहती है पानी की, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो इसमें जो होता है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, इसमें नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होता। बाकी अमोनियम होता है, कैल्शियम साइनामाइड में होता है, यूरिया में भी होता है, इसमें सब नाइट्रोजन होता है। इसके बारे में देख लीजिए, देखिए कि सुपर फास्फेट ऑफ लाइम फास्फेट का एक मुख्य वाहक है। इसका प्रयोग पौधों के उर्वरक के रूप में किया जाता है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम का रासायनिक सूत्र CaH2PO4 होल ट्वाइस है। इसके द्वारा पौधों को फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। देखिए इसमें कहीं पर भी नाइट्रोजन नहीं है। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो क्या उपाय किए जाते हैं? ये रिवर्स ऑस्मोसिस आसोन और आयन एक्सचेंज किए जाते हैं। क्या किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस आसोन और आयन एक्सचेंज किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। आपको बताना है समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवण कौन कौन हैं। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, सोडियम सल्फेट भी पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, पोटेशियम सल्फेट भी पाया जाता है। इसके मतलब इसमें चारों पाए जाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सी ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रहे हैं वीडियो पे और कमेंट तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है आपको बताना। वो कहलाता है मिश्रित उर्वरक कहलाता है। वो कौन सा क्या कहलाता है? मिश्रित उर्वरक कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक कहलाते हैं। मृदा के लिए आवश्यक 3 पोषक तत्व या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी पूरा करने के लिए मिश्रित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश तीनों को उचित अनुपात में मिश्रित कर बनाया जाता है। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? अवसादन कहते हैं। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवसादन कहा जाता है। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी होता है? आपको बताना कांच का कौन सा प्रकार है जो ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। तो कौन सा ऊष्मा प्रतिरोधी होता है आपको बताना है। तो कौन सा होता है इसमें होता है, इसको पायरेक्स कांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरेक्स कांच बोलते हैं, ठीक है। पायरेक्स कांच, इसे बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। पायरेक्स कांच का रासायनिक चिरस्थायी तथा तापीय प्रदान प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। जंग लगने पर लोहे का भार, आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है? बढ़ जाता है। और क्यों लगता है जंग पर लोहे पे जंग क्यों लगता है? ऑक्सीजन और पानी के कारण। लोहे को नम वायु में रखने पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जिसके कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। यह भूरे रंग की परत फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होती है। लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना ही लोहे पर जंग लगना कहलाता है। लोहे को जंग
से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पे जिंक की या जस्ते की परत चढ़ाना को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है कि एक फ्रिज में शीतलक है, आपको बताना है कि एक फ्रिज में शीतलक है। देखिए, नाइट्रोजन कोई शीतलक नहीं होता, ऑक्सीजन भी कोई शीतलक नहीं होता। अब देखते हैं अगला जो ऑप्शन में होगा वहीं सब होगा। देखिए, ये क्या होगा? इसमें क्लोरीन भी नहीं होता, क्या हो जाएगा? फ्रियान होता है। यह एक शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आधुनिक परिस्थितियों में शीतलक के रूप में HFC-19, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 4A या 1112 टेट्राफ्लोरोएथेन का प्रयोग करते हैं। प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें तांबे की एक वाष्प कुंडली में फ्रियान भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर ठंडा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमानित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो आर्सेनिक की कितनी मात्रा अनुमानित होनी चाहिए? 0.050 ppm होना चाहिए। इससे ज़्यादा अधिक आर्सेनिक नहीं होना चाहिए। इसके बारे में देख लीजिए कि पानी की घरेलू आपूर्ति है तो आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमानित मात्रा 0.050 ppm होना चाहिए। आर्सेनिक एक अत्यधिक विषैला तत्व है। इसकी बहुत कम मात्रा भी मानव शरीर को प्रभावित करने लगती है। आर्सेनिक की उपयोगिता विज्ञान, औषधि एवं तकनीकी कार्य में सर्वविदित है। आर्सेनिक का प्रयोग कीटनाशक के रूप में सेमीकंडक्टर, कॉपर और लेड के आयस्क को मजबूती देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? आपको बताना है कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। तो कौन होता है इसमें? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसके पहले और दूसरा वीडियो आप देखेंगे, केमिस्ट्री का पहला और दूसरा वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आएगा, क्योंकि जल की कठोरता के बारे में उसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? आपको बताना है इसमें से उर्वरक खनिज नहीं है। तो टंगस्टन ये खनिज नहीं होता, ये एक प्रकार का धातु होता है। नाइट्रेट, फास्फेट, या पोटास, ये सब एक प्रकार के उर्वरक खनिज होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उर्वरक वो रासायनिक पदार्थ हैं जो मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि की आपूर्ति कर मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक मिट्टी में नाइट्रेट की कमी को अमोनिया नाइट्रेट तथा कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक को पूरा किया जाता है। फास्फेरिक उर्वरक, इस प्रकार के उर्वरक से मिट्टी में फास्फोरस की कमी पूरा किया जाता है। सुपर फास्फेट, लाइम, ट्रिपल सुपर फास्फेट, फास्फेट धातुमल आदि इसके प्रकार हैं। इसके बाद होता है पोटास उर्वरक। इस प्रकार के उर्वरक मिट्टी में पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। देखिए, यहाँ से अब आपका ये ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा केमिस्ट्री ख़त्म हो गया। अब हम अगले वीडियोस पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। दोस्तों, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।